हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, कैसी चल रही है सबकी DSSB एग्जाम की तैयारी। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हम क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से हम DSSB स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी को कवर कर रहे हैं। सेक्शन बी की प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है, क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से। और अब तक हम 520 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं। तो दोस्तों 520 प्रश्न जिसने नहीं देखा है या जिसने 520 प्रश्न के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है या नहीं जाना है, उनको नहीं समझा है, सॉल्व नहीं किया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं उसको, या सर्च कर सकते हैं DSSB एग्जाम प्रिपरेशन 2021। आपको आ जाएगा। स्पेशल एजुकेशन हब SES करके भी डालेंगे आपको। पीछे की जो पिछली क्लासेस है या पिछला जो क्वेश्चन सीरीज है आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज भी हम कुल 20 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, हमेशा के जैसे। तो हमारा क्वेश्चन सीरीज रहेगा 521 से लेकर 540 तक का, यानी कि पूरे 20 प्रश्नों पर बात आज भी करेंगे हम, ठीक है। जिसमें क्या है, हमारे स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी इंक्लूड हैं, यानी कि मिक्सअप है सभी क्वेश्चन होगा, जिस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर बनकर आता है, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी से किस किस टॉपिक से पूछा जाता है, सभी क्वेश्चनों को मिक्स कर रखा है, ठीक है। तो दोस्तों आप एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, ताकि आप साथ साथ नोट करते रहेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और ध्यान में भी रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन सीरीज। सबसे पहले देखिए दोस्तों 521 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 521, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करते हैं। देखो, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन किस शिक्षा प्रणाली की विशेषता है। यहाँ पर हमने जो शिक्षा पढ़ी है, समावेशी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है। तो जितनी भी शिक्षाएं हैं, जिनके प्रकार है, हम बात कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी शिक्षा प्रणाली है जिसमें समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होता है। समय सारणी का मतलब हो गया टाइम टेबल, और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होता है, वह किस शिक्षा प्रणाली की विशेषता है। तो आपको यहाँ पर शिक्षा का नाम बताना है, कौन सी शिक्षा में समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन पाया जाता है। तो दोस्तों वह किस शिक्षा की विशेषता है, ठीक है। तो ये विशेषता है, कौन सी शिक्षा है, तो वह शिक्षा है दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा। लिख लीजिए इसको, प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा में समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन पाया जाता है। आप नोट कीजिए, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बनाती हूँ, क्वेश्चन लिखना तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक काम कीजिए कि आप ऊपर लिखिए विशेषताएं, कथन। तो कथन से संबंधित आप क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद कथन का जो आंसर आएगा आपका जिस क्वेश्चन का, आप उसको लिख लिया करें। इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। दोबारा रिवर्स करके जब आप मेरा क्लास देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे तो अगर आप पूरा लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा। बस आप क्वेश्चन नंबर डालिए, 521 का आंसर क्या था, वो भी विशेषता थी प्रगतिशील शिक्षा। जब आप प्रगतिशील शिक्षा देखेंगे तो इसकी विशेषता क्या थी, आप क्वेश्चन को जब रीड करेंगे आपको पूरा एक जो लाइन थी वो याद हो जाएगी। ये क्वेश्चन नहीं होते, एक तरीके से देखा जाए तो एक आपको टॉपिक्स क्लियर कराए जाते हैं। मैं क्वेश्चन इस तरीके से बनाती हूँ, आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाता है। आप इसके आंसर नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद, बहुत अच्छे से जल्दी आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 522 प्रश्न नंबर देखिए, जब बच्चा फेल हो जाता है इसका तात्पर्य क्या है। यानी कि शैक्षणिक कार्यक्रम के बाद बच्चा अगर फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य शिक्षक से है, व्यवस्था से है, अधिगम शैली से है, अधिगम जो सिखाने की सीखने की विधियां हैं उनसे है। तो दोस्तों इसका तात्पर्य है व्यवस्था का फेल होना, यानी कि व्यवस्था फेल हुई। एक बार आप आंसर लिखिए, फिर समझते हैं इसको। व्यवस्था फेल हुई, कैसे फेल हुई। देखिए दोस्तों, बच्चा कब फेल होगा, जब हम बच्चे को एक शिक्षक के रूप में, हम एक शिक्षक हैं, अगर छात्र को नहीं समझेंगे। समझने का मतलब है उसकी योग्यता, क्षमता, आवश्यकता और उसकी
रुचि, तब तक हम बच्चे को ठीक प्रकार से सिखा नहीं पाएंगे। जब बच्चे की हम ये 4 चीजें योग्यता, क्षमता और रुचि नहीं समझ पाएंगे तो बच्चे की अधिगम शैली को भी नहीं समझ पाएंगे। तो अधिगम शैली के अनुसार अगर हम उसको शिक्षण प्रक्रिया नहीं उसको प्रदान करेंगे तो बच्चा सीखेगा नहीं। जब रुचि नहीं होगी तो बच्चे को प्रभावशील शिक्षण नहीं मिल पाएगा। यानी कि एक प्रभावशील शिक्षण प्रक्रिया हमारी नहीं चल रही है तो बच्चे को समझ नहीं आएगा, प्रभाव नहीं होगा, रुचिपूर्ण रूप से वह सीखेगा नहीं। तो उसमें क्या होगा, शिक्षक द्वारा जितनी भी शैक्षणिक कार्यक्रम की व्यवस्था थी वो सारी फेल हो गई, क्योंकि बच्चे ने रुचिपूर्ण कार्य नहीं किया और बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, व्यवस्था फेल हुई, शिक्षक के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था फेल हुई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 523 प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 523, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है दोस्तों? पहले इसका आंसर लिख लेते हैं फिर समझते हैं ना। मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है, कैसे दोस्तों? अब ये मानव व्यक्तित्व क्यों कहा गया है? देखिए दोस्तों, मानव व्यक्तित्व का मतलब है जो मनुष्य का व्यक्तित्व, उसका रहन सहन, उसका दिखाव, उसके शरीर का बनावट, उसके सोचने की क्षमता, उसकी योग्यताएं किससे रिलेटेड होती हैं, कैसी होती है? देखिए दोस्तों, 2 चीजों से हमेशा मिलती हैं। एक उसके आनुवांशिकता से, यानी कि उसको जो जेनेटिक रूप से मिल रखा है उसके अंदर होंगी, जैसे उसके माता पिता के लक्षण या माता पिता की शारीरिक संरचना, या फिर उनकी योग्यताएं उनके बच्चों में, या फिर वातावरण का प्रभाव पड़ता है उन पर, यानी कि जिस वातावरण में रहते हैं उस तरीके का उनके शारीरिक रूप पे, बनावट पे, योग्यताओं पे, क्षमताओं पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसीलिए कहा गया मानव व्यक्तित्व आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। आपको क्वेश्चन यही आएगा कि मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है, तो आनुवांशिकता और वातावरण का परिणाम है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 524 प्रश्न 524, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रियता से निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है? सबसे पहले आप एक कथन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए 524 और उसके नीचे लिख लीजिए जीन पियाजे। जीन पियाजे का। एक चीज और लिखिए ब्रैकेट में, अगर आपको सक्रियता शब्द मिल जाए, सामान्यीकरण शब्द मिल जाए, स्कीम शब्द मिल जाए, स्कीमा शब्द मिल जाए, तो आप ध्यान रखना जीन पियाजे हैं। इनके जीन पियाजे के आगे एक ब्रैकेट बनाइए और इसमें ये शब्द लिख लीजिए, आपका आंसर जीन पियाजे होंगे। इनसे संबंधित कुछ शब्द हमारे महत्वपूर्ण है जो कि हमें याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और सक्रियता से निर्माण करते हैं, तो क्या है यह कथन किसका है? जीन पियाजे का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए 525 प्रश्न नंबर दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है दोस्तों अधिगम प्रक्रिया में? क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पीछे जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम 2 बार कर भी चुके हैं मेरे ख्याल से। लास्ट क्वेश्चन सीरीज में इसको अलग तरीके से पूछा गया था, आज अलग तरीके से अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या कार्य है। ठीक है, तो इसका क्या कार्य है दोस्तों? देखिए, अधिगम प्रक्रिया में जब तक रुचि नहीं होगी, बच्चे अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण नहीं करेंगे, किसी कार्य को रुचिपूर्ण नहीं करेंगे, आंतरिक रूप से मतलब तैयार नहीं होंगे। आंतरिक रूप से अंतः रूप से तैयार कब होंगे? जब वे रुचि ले रहे होंगे। रुचि यानी कि अपनी आवश्यकता को देखकर वे रुचि ले रहे होंगे, तब बच्चा जल्दी सीखेगा। तो जब अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा नहीं होगी तो बच्चे नहीं सीखेंगे। तो अभिप्रेरणा किसका क्या कार्य करती है अधिगम प्रक्रिया में? अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाती है। तो क्या कार्य है अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का? अधिगम को रुचिकर बनाना, अधिगम को रुचिकर बनाना। जब बच्चे किसी भी कार्य करने को मोटिवेट होंगे तो इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे, कार्य में रुचिपूर्ण सहयोग देंगे और अच्छे से वे सही रूप से सीख भी पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों
526 प्रश्न नंबर देखिए 526। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को किसने प्रतिपादित किया है? बच्चों के बौद्धिक विकास, क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के आता है दोस्तों। अब तक हमने सीटेट, सुपर टेट और यूपी टेट, या जितने भी हमारे टेट हो गए, उनमें हमने सब में क्या देखा था कि बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं किसकी है, उसके प्रतिपादक कौन है, किसने दी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कितना घुमाया है। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को किसने प्रतिपादित किया है। अब विशिष्ट चरण कहा है उन्होंने, विकास के 4 चरण, लेकिन यहाँ अवस्थाएं अब तक हमने पढ़ा है, विकास की 4 अवस्थाएं। तो बौद्धिक विकास, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट चरणों को किसने प्रतिपादित किया है। यहाँ पर उन्होंने ये शब्द चेंज कर दिए हैं, है ना। अर्थ एक ही चीज है, बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को किसने प्रतिपादित किया है, जीन पियाजे ने। जिसमें वो संवेदी गामक अवस्था, है ना, ये सारी संवेदी गामक और मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, ये 4 अवस्थाएं थी ना, संवेदी, पूर्व और मूर्त और अमूर्त, है ना। और इसके अन्य भी नाम है, संवेगी यानी कि जो गामक संवेदी अवस्था, थोड़ा समझ नहीं आ रहा, ठीक है। संवेदी अवस्था को गामक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, इसे औपचारिक अनौपचारिक तरीके से बोला था उसमें, ठीक है। तो उनके अन्य नाम भी हैं इन 4 अवस्थाओं के, याद कर लेना इनको अच्छे से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 527, 527 प्रश्न देखिए, मस्तिष्क के कार्यकलापों का अनुसंधान करना क्या कहलाता है। पहले इसका आंसर लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कहलाता है, मस्तिष्क मापन। कैसे, देखिए दोस्तों, मस्तिष्क के कार्यकलाप, मस्तिष्क के कार्यकलाप क्या है दोस्तों, मस्तिष्क के जो कार्यकलाप है, जैसे हमारा मस्तिष्क किस काम आता है, सोचने समझने, हमारा जो व्यवहार प्रदर्शन हो रहा है उस प्रदर्शन प्रक्रिया को बताता है, हमें मैसेज देता है। तो जो मस्तिष्क द्वारा हम अपने जो व्यवहार का प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे मस्तिष्क के जो कौशल है, जो मानसिक क्रियाएं हैं, अगर उन मानसिक क्रियाओं का हम क्या करेंगे, अनुसंधान करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, एक एक क्रिया को क्या कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो एक प्रकार से हम उसका क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, मस्तिष्क के कार्यकलापों का अनुसंधान करना क्या कहलाता है, तो मस्तिष्क की मापन कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। आपको ये क्वेश्चन अभी तक जल्दी नहीं देखने को मिला होगा ना, तो किसी भी टेट में तो मिला ही नहीं है, और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 528, 528 प्रश्न नंबर देखिए, छात्र द्वारा अपना अधिगम स्वयं मॉनिटर करने की उसकी योग्यता को क्या कहा जाएगा। यानी कि कोई भी छात्र, कोई भी विद्यार्थी अपने अधिगम को, यानी कि अपने सीखे हुए कार्य को स्वयं मॉनिटर करता है, स्वयं निरीक्षण करता है उसका, उसके योग्यता को क्या कहा जाएगा। तो उसको एक शब्द दिया गया है, जो छात्र अपनी अधिगम स्वयं मॉनिटर करने की उसकी योग्यता रखता है, तो उस योग्यता को कहा जाता है स्वयं विनियमन, स्वयं विनियमन, ठीक, स्वयं विनियमन। नेक्स्ट देखिए 529, 529 प्रश्न नंबर देखिए, सृजनात्मकता सामान्यता किस चिंतन से जुड़ी होती है। तो दोस्तों सबको पता है सृजनात्मकता, क्योंकि मैंने आपको बोला है चिंतन के प्रकार, चिंतन को मैं कई और भी अन्य क्वेश्चन सीरीज में मैंने आपको बहुत बार समझाया है, लेकिन क्वेश्चन हर तरीके से नहीं बनता, अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, सृजनात्मकता सामान्यता किस चिंतन से जुड़ी होती है। अब तक आया था सृजनात्मकता किन बच्चों में पाया जाता है, यही आया था ना क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन सीरीज में हमने शायद ऐसे ही करा था वो, जिसका क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था। तो सृजनात्मकता सामान्यता अपसारी चिंतन से जुड़ी होती है। कौन सा चिंतन है दोस्तों, अपसारी चिंतन से जुड़ी होती है। अब ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से कैसे आ सकता है, सृजनात्मक बालक किस चिंतन का प्रयोग करते हैं, या सृजनात्मक बालकों से कौन सा चिंतन संबंधित है, कौन से चिंतन से जुड़े होते हैं। ये सृजनात्मक सृजनात्मक बालकों में कौन सा चिंतन पाया जाता है। ये 3 प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है। तो अपसारी चिंतन,
ठीक है। अगर यहाँ पर अपसारी चिंतन किन बालकों से संबंधित है तो सृजनात्मक बालक आ जाएगा यहाँ पर। तो आप क्वेश्चन को दोनों तीनों तरीके से आप इसको समझ लीजिए कि अपसारी चिंतन किन बालकों से संबंधित होता है तो सृजनात्मक बालकों से। सृजनात्मक बालक किस श्रेणी में आते हैं तो उच्च बुद्धि वाले लब्धि विशिष्ट बालकों में, ठीक है। इस तरीके से आ सकते हैं इससे रिलेटेड। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 530 प्रश्न नंबर 530 देखिए, विज्ञान तथा कला प्रदर्शनियां संगीत एवं नृत्य प्रदर्शन विद्यालय पत्रिका एवं प्रकाशन का उद्देश्य है। अब ये देखिए क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लेते हैं समझने के लिए। जहां विज्ञान यानी कि खोज कर रहे हैं, कला हो रहा है, बच्चों में क्रिएटिविटी आ रही है, प्रदर्शनियां बच्चे क्या अट्रैक्टिव हो रहे हैं, उसको क्यूरियोसिटी उनके अंदर आ रही है, संगीत डांस प्रदर्शन हो रहा है, विद्यालय में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशन करने का क्या उद्देश्य है। इन सभी चीजों से देखिए जब बच्चों में क्यूरियोसिटी हो रही है ना, इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, उनके अंदर एक यूनिक योग्यता आ रही है, उनके अंदर है ना सृजन कर रहे हैं किसी चीज का, तो दोस्तों उनका एक ये उद्देश्य है विज्ञान तथा कला प्रदर्शनियां संगीत एवं नृत्य प्रदर्शन विद्यालय पत्रिका प्रकाशन का एक उद्देश्य है कि बालकों को या छात्रों को सृजनात्मक अध्ययन उपलब्ध कराना। उस प्रकाशन का यही उद्देश्य है कि बच्चों में क्या है सृजनात्मकता का विकास हो या सृजनात्मक अध्ययन उपलब्ध करा सके उन बच्चों को, ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 531 क्वेश्चन नंबर 531 प्रश्न देखिए, विकास किस अवस्था से शुरू होता है। विकास की अवस्था दोस्तों गर्भ से शुरू हो जाती है, तो विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, गर्भावस्था से, ठीक है। नोट कीजिए इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 532 देखिए, एक विश्वसनीय मनोवैज्ञानिक जांच का आशय किससे होता है। जब एक विश्वसनीय मनोवैज्ञानिक जांच करता है उसका आशय किससे होता है। मनोविज्ञान का मतलब मस्तिष्क का या मन का, किसी भी चीज का अगर वो टेस्ट कर रहा है, आपका परीक्षण कर रहा है, तो किससे होता है, उसका आशय होता है दोस्तों मापन की ससंगता से, मापन की संगता से। संगता से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 533 व्यवहार का क्रियात्मक पहलू किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहले इसका आंसर दे देते हैं, उसके बाद समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो यह आता है अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। कैसे समझ लेते हैं इसको। व्यवहार का क्रियात्मक पहलू, व्यवहार क्या है दोस्तों, व्यवहार किसी व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित किया गया कार्य है, उसका व्यवहार उसका प्रदर्शित हो रहा है। वह हम कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों क्रियात्मक पहलू पूछा उन्होंने। हम किसी व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं मानसिक क्रियाओं द्वारा, हमारा मस्तिष्क जो हमें कराता है हम वह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कैसे सोच समझ के हम करते हैं उस कौशल को प्रदर्शित। तो व्यवहार का क्रियात्मक पहलू कहां से हो रहा है, जो हम व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं क्रियात्मक पहलू कहां से, मतलब उसको मैसेज मिल रहा है जब व्यक्ति किसी भी कार्य को कर रहा है या कोई व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, तो वह किस क्षेत्र के अंतर्गत कर रहा है, तो वह क्षेत्र है अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत कर रहा है, ठीक। फिर देखिए दोस्तों 534 प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 534, चिंतन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। चिंतन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। एक है अपसारी अभिसारी चिंतन, अपसारी, दूसरा है अपसारी और अभिसारी। अपसारी चिंतन सृजनात्मक बालकों में पाया जाता है और अभिसारी चिंतन प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है। नोट कर लेना, प्रतिभाशाली बालक अभिसारी चिंतन से संबंधित है और अपसारी चिंतन सृजनात्मक बालकों, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। 535 देखिए, 535 प्रश्न नंबर देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का रिकॉर्ड रखने का सबसे अच्छा साधन क्या है। ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन मेथड दोनों बार चेंज हुआ है। लास्ट क्वेश्चन सीरीज में भी हमने ये किया था। तो क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का रिकॉर्ड रखने का सबसे अच्छा साधन या माध्यम है हमारा पोर्टफोलियो, ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों
536 किस शिक्षा प्रणाली में बालक पर अलग अलग ध्यान दिया जाता है? तो जब बच्चे में अलग अलग ध्यान दिया जा रहा है तो वह कौन सा है शिक्षा? बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 537 स्टंट वर्ग द्वारा बुद्धि को कितने भागों में विभाजित किया गया है? स्टंट वर्ग ने दोस्तों बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया है, जिन्होंने बताया है कौन कौन सी बुद्धि है। तो तीन भागों में इनको विभाजित किया गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी वे 3 भाग हैं। पहले तो आप इसको लिख लीजिए कि स्टंट वर्ग द्वारा बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है? पहला है आपका विश्लेषणात्मक, दूसरा है सृजनात्मक, एक और है इसका व्यवहारिक। विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि, 3 भागों में इन्होंने बुद्धि को विभाजित किया है। किसने किया है? स्टंट वर्ग ने। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, व्यवहारिक, ये 3 प्रकार की बुद्धियों को किसने विभाजित किया है या इसके प्रतिपादक कौन है? तो स्टंट वर्ग है। इसको नोट कर लीजिए आप। 538 देखिए, 538 प्रश्न नंबर देखिए, व्यवहारों का ससंगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके क्या कहलाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि नया है, क्योंकि इसको अपने टेट में, सीटेट में, सुपर टेट में किया है, लेकिन मेथड चेंज है। व्यवहारों का ससंगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके क्या कहलाता है? स्कीम्स कहलाता है। स्कीम्स कहलाता है। और ये कथन किसका अगर आ जाए तो दोस्तों ये जीन पियाजे का है, पियाजे का। ठीक है, स्कीमा अलग है, उसमें क्या है? मानसिक क्रियाओं का सामान्यीकरण होता है। ठीक है, तो उसको स्कीम और स्कीमा में दोनों में अंतर है। ठीक है, पहले आप इसको समझ लीजिए, इसका स्कीमा भी समझा देंगे आपको। 539 देखिए, बालक में सामाजिकता की प्रक्रिया कब से आरंभ होती है? दोस्तों बालक में सामाजिकता की प्रक्रिया जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वह इंडिकेट करना शुरू कर देता है या रिएक्शन करना शुरू कर देता है। उसके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वे उस टाइम प्रेजेंट होते हैं और वे कार्य करते हैं। तो उससे क्या है, हमें ये प्रदर्शित होता है कि बच्चे में सामाजिक क्रियाएं क्या है, जन्म से शुरू हो जाती है। हम चुटकी बजाते हैं, किसी भी प्रकार का शोर होता है, वह तुरंत उधर इंडिकेट करता है, देखता है एकदम से, है ना, रिएक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है, वह उसमें सामाजिक क्रियाएं विकसित होती हैं। तो दोस्तों जन्म से ही बच्चे में आई कांटेक्ट करता है बच्चा, है ना, आवाज सुनने पर या हंसने पर, बोलने पर। तो बालक में सामाजिकता की प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ हो जाती है, जन्म से। बाई बर्थ भी हो सकती है ना, ऐसे कर सकते हैं हम। 540 देखिए, 540 प्रश्न नंबर, बालक के सामाजिकरण में प्राथमिक भूमिका किसकी होती है? तो बालक के सामाजिकरण में प्राथमिक भूमिका माता पिता और परिवार की होती है। माता पिता और परिवार। आपको ये क्वेश्चन देखिए इस तरीके से आंसर आपको या तो माता पिता मिल जाएगा या परिवार मिल जाएगा, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन आपको लिख दिया। आंसर इसके दोनों मतलब ऑप्शन जो है दोनों या तो माता पिता होगा या परिवार होगा। और रही प्रथम चीज की बात, प्राथमिकता की बात, बालक का प्रथम पाठशाला क्या, परिवार होता है। प्रथम शिक्षक कौन होता है, उसके माता पिता होते हैं। भाषा में प्रथम अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा श्रेय किसका होता है, तो परिवार का होता है। अगर प्रथम चीज आपको कहीं दिख रही है बालक से संबंधित, तो उसके माता पिता और पाठशाला या माता पिता और उसके परिवार के सदस्यों की सबसे ज्यादा सहभागिता होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज भी हमने 20 प्रश्न किए हैं पूरे दोस्तों। ठीक है, तो बाकी हमारी क्वेश्चन सीरीज चलती रहेगी। अगर इन 20 प्रश्नों में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है या कुछ गलत लग रहा है, कुछ पूछना है आपको, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। बाकी ये है, मैं डीएड का भी कोर्स कंप्लीट मुझे कराना है, उनके एग्जाम भी जल्दी होने वाले हैं, DSSB के भी होने वाले हैं। तो दोनों क्लास से मैं क्या करूंगी, ऑल्टरनेटिव डेज में लेती रहूंगी। एक दिन मैं DSSB की क्लास करूंगी और एक दिन डीएड की क्लास करूंगी। इसके साथ साथ मेरे दोनों ही कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।